बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जिनमैन, आप खैरियत से हैं? अली हैदर, आप ज्वाइन कर चुके हैं, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी अली, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैन यू हेयर मी? यस सर, नाउ आई कैन। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो आप ज्वाइन कर चुके हैं, और बाकी अभी तक कोई नहीं आया, मेरा ख्याल है अब आ जाएंगे। बट ये है कि हम इसको स्टार्ट लेते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, तो लाजमी आना चाहिए था। बाकी लोगों को भी हो सकता है थोड़ी देर तक आ जाएं। सो कैसा गुजरा आपका दिन, और हाउ वाज द डे, हाउ वाज द एक्टिविटीज? एंड जो प्रीवियस हमारा लेसन था उसको आपने रिव्यू किया, उसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग की उसकी। और मेरा ख्याल है कि बड़े आसान और बड़े एक बड़े कन्वीनियंट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन से आपको ये चीज़ें मतलब ऐसे समझा दूं कि ये आपकी एक सेकंड नेचर बन जाए। मतलब आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना, कहीं पढ़े कहीं पे, मतलब आपको कहीं मतलब कोई बुक की स्पेशल जो डेफिनेशन है उसको माइंड में रखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपकी एक पार्ट ऑफ द लाइफ चीज़ बन जाए। नॉर्मल चीज़ें जैसी होती है इस तरह आपको ये लर्निंग इसकी हो यस जाए। सर। ठीक है ना? तो कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था टॉपिक जो है चेकलिस्ट का, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब हमारी सर इस टॉपिक की क्विजेज नहीं आ रही? नहीं, इसमें क्विजेज नहीं है। कोश में क्विजेज नहीं है। कोश में अभी जब ये आज आपकी लास्ट ट्रेनिंग है कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर इसका एक रिटर्न एग्जाम होगा, क्वेश्चन आंसर बेस्ड। ठीक है ना? और वो मैं ओके एलएमएस में अपलोड करूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो उसका मतलब उसमें आप अपने टाइम पे उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? देयर इज नो ओके सर। रिस्ट्रिक्शन कि आप दिन में करें, रात में करें, शाम में करें, जब आपके पास टाइम हो। लेकिन मैक्सिमम उसका 24 आवर्स का टाइम होगा, यानी उस लिंक को ओपन करने का। ठीक है? और तकरीबन जब अगर आप वन गो में उसको करेंगे तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में वो पेपर आपका हल हो जाएगा। ठीक है? उसमें जिस तरह हमने क्विज किया था उसी तरह ही स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन भी होंगे साथ। जो है वो एक बॉक्स भी होगा जिसमें आप अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है? आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसमें आप आंसर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। मतलब ये लाइव नहीं होगा, आपके अपने टाइम में होगा। ठीक है? उसी तरह जिस तरह हमने लाइव क्विज किया था उषा का, उसी टाइप के क्वेश्चन मतलब आपके सामने आएंगे, लेकिन आपने उसके रिस्पॉन्स पैराग्राफ की शक्ल में लिखने होंगे, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में। क्विज नहीं होगा। तो उसमें ये आपने करना है कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है? और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपने अल्फाज में अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस तरह आपने पहले क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। बहुत लॉन्ग आंसर नहीं लिखना, शॉर्ट लिखना है। मतलब दरमियाना हो, जहाँ पे अगर कोई थोड़ी एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो एक्सप्लेन करें भी। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, जितना भी आप टेक्स्ट उसमें लिखे जो कि आपके क्वेश्चन को प्रूफ करे उसका आंसर। जिसमें मतलब जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आंसर अगर आप अप्रोप्रिएट वहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह मिलेंगे। 11 क्वेश्चन होंगे, एक की चॉइस होगी। 10 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 11 के 11 करते हैं तो वेल एंड गुड। बट मिनिमम आपने 10 जो है वो करने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और फिर जब मेरे पास सारे रिस्पॉन्स आ जाएंगे तो फिर मैं चेक करके आपको उनके रिजल्ट बता दूंगा। ठीक है? तो बाकी ये है कि वो उषा की 4 असाइनमेंट्स मुझे रिसीव हो गई हैं और 3 अभी बाकी हैं। अब ये जो लोग नहीं करवा रहे या मतलब लेट कर रहे हैं, फिर इनको प्रॉब्लम होगी सर्टिफिकेशन में, क्योंकि जिस जिसका रिजल्ट जाएगा पर्सन सेफ्टी काउंसिल में उसी की सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। रिजल्ट अगर आपका नहीं बनता, नहीं मुकम्मल होता, तो फिर सर्टिफिकेशन भी नहीं होगी। मतलब ये क्योंकि जब तक मैं यहाँ से रिजल्ट कंपाइल करके भेजता नहीं, सेफ्टी काउंसिल में जमा नहीं करवाता, तब तक वो आगे सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होता। एक सिस्टम बना हुआ है ना, उसके उसको फॉलो करना होता है। तो जो तो फॉलो कर रहे हैं, जो तमाम अच्छा आप हैं सर। आप ये। सर मेरा LMS लॉग आउट हो गया तो उसको कैसे मैं फिर से लॉग इन करूँ अगर दोबारा करना है?
लॉग आउट करते हैं तो आप अपना वही ईमेल और पासवर्ड जो आपने रखा था वही डालें और लॉग इन हो जाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड जो है दोबारा रीजनरेट कर लें। नीचे वो आप लेकिन ईमेल वही डालनी है आपने जिसमें आप लॉग इन हुए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, जो जिससे ओके सर। रजिस्टर हुए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना लें छोटी सी एक, उसमें आप अपनी पिक्चर लगा लें, थोड़ा सा बायो लिख लें। उसमें जो जो कोर्स आपने अटेंड किए हैं उसका उसकी वही इसी पेज के ऊपर उसकी डिटेल भी आ जाती है। तो आप मतलब है कि उसको सेव कर लें अपना ईमेल और पासवर्ड आसान सा रख लें। पासवर्ड कोई इतनी इसमें कोई क्रिटिकलिटी नहीं है। अमूमन तो मैं यही कहता हूँ यार 1 2 3 4 5 इस तरह 4 5 जो वर्ड्स है वो रख लें, ABCD रख लें। आसान रख लें, लेकिन पासवर्ड अगर आपको भूल जाए अगर रास्ता तो वो रीजनरेट भी हो जाता है। उसमें ऑप्शन होता है सर कि आप अपना वही ईमेल डालें, ठीक है ना, और वहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालें तो आप लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है। तो वो वहाँ पे आपकी परमानेंट प्रोफाइल बन जाती है। और उसमें फिर आपकी जो भी कारकर्दगी होती है वो साथ साथ आपको वहाँ पे एक लीडर बोर्ड भी है, आपने देखा होगा। फिर जो लड़के उसमें देखे ना जो एफर्ट कर रहे हैं, जो अपनी टाइमली सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं, उनको वहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। और वो फिर पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर उनके रैंक्स बनते हैं। उसमें रैंक्स होते हैं जैसे excuse me, मतलब स्टूडेंट का रैंक है, फिर उसके बाद मास्टर का रैंक है, डॉक्टर का रैंक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स जो भी आप। ये लॉगिन और रजिस्टर वाला नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा। यस सर। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, इसमें मैंने आपको ऐड किया हुआ है तो इसलिए आपके पास मतलब है कि ये ऑलरेडी आपका लॉगिन आएगा क्योंकि आप ऐड हो गए हैं इसके अंदर, कोर्स के अंदर, कोर्स यस के सर। अंदर। ठीक है ना। लेकिन अगर कभी पासवर्ड आपको भूल जाए तो आप उसको दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। मतलब है कि जो LMS है उसमें पहली दफा सिर्फ रजिस्टर करना होता है, साइन अप करना होता है, जिसमें आप अपना ईमेल डालते हैं और अपना कोई भी पासवर्ड डालते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ आपने यस। लॉग इन करना होता है। वह किसी भी कोर्स में चले जाएं, जो फ्री वाला कोर्स है या कोई भी कोर्स है जिसको आपने अटेम्प्ट किया है, उसी में चले जाएं तो वो अगर आपने मतलब उसमें सेव किया हुआ है क्रोम के अंदर उसको पासवर्ड को, तो ऑटोमेटिकली वो लॉग इन हो जाता है। वरना अगर वो पासवर्ड सेव नहीं है तो फिर वो आपसे मांगेगा पासवर्ड दे। तो पासवर्ड आप अपना ईमेल पासवर्ड डालेंगे तो आप उसमें लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फिर जब आप लॉग इन होंगे ना तो फिर आपकी अपनी प्रोफाइल होगी, अब आपका अपना पेज होगा उसमें। आपकी प्रोफाइल आप अपनी वहाँ पे अपना नाम पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। इसमें एडिट का भी ऑप्शन आएगा, उसमें आप उस प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। मसलन उसमें आप अपनी पिक्चर डाल सकते हैं जो कि लड़कों ने डाली हुई है। उसमें आप छोटी सी बायो लिख सकते हैं, अपना मतलब ईमेल वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो प्रोफाइल आपकी जो पेज आपका अपना होगा ना उसमें आपके अपने कोर्सेज की सारी डिटेल आ रही होती है। ठीक है ना। जो जो भी आपकी कारकर्दगी है वो उसके ऊपर डिस्प्ले हो रही होती है। ठीक है ना। तो वो मतलब एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा अच्छा एक सिस्टम है जिसमें आपको अपनी मुझे एक प्रोग्रेस दफा का। मुझे एक दफा ये बता दें कि दोबारा लॉगिन कैसे करना है, क्योंकि मुझे कोई बटन नहीं शो हो रहा, ताकि मैं आपको नोट्स वगैरह जो भी वो चेक नहीं कर लूँ। नहीं हो पा रहे लॉगिन, आप उसमें नहीं आ रहे सामने। नहीं, नहीं मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा लॉगिन का। लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा। मतलब कोर्स भी आपके सामने वो मटेरियल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब जो कोर्स का है। क्योंकि आप ऐसा करें ना कि किसी और कोर्स में चले जाएं फ्री वाला जो नो वो है ना, नो ग्लोबल सिक्योरिटी, उस ग्लोबल अपना ये जो है यस सर। स्केल्स वाला उसको ओपन करें। उसमें ब्लू बटन आएगा, ठीक है ना, ज्वाइन दी कोर्स, उसको क्लिक करें। तो नीचे दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन या क्रिएट एन अकाउंट। तो लॉगिन पे क्लिक ओके करेंगे। सर। तो लॉगिन पे क्लिक कर मतलब किसी भी कोर्स में जो फ्री वाला कोर्स है ना, काफी सारे फ्री वाले कोर्स है वहां पे, आप उसमें एंटर हो ओके और सर। उसको क्लिक करें। ब्लू बटन होगा कि ज्वाइन दी कोर्स, और उसमें लॉगिन का भी ऑप्शन आ जाएगा और साथ आपका क्रिएट अकाउंट का भी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस पर तो आप सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका
नेम ईमेल और पासवर्ड पूछेगा, वो आप डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। फिर आप कोई भी कोर्स जो आप जिसमें आप रजिस्टर्ड है वो सारा आपके सामने आ जाएगा, उसका सारा डेटा। ठीक है, क्लियर हो गया जी अली? यस सर। चले ग्रेट जी। हैदर अली, आपको भी वेलकम है। सॉरी, वो अली हैदर के साथ थोड़ी गपशप चल रही थी। और मुजम्मिल हुसैन, आप भी आज तशरीफ ले आए हैं। बीच में आप आते थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाते थे, पता नहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके साइड पे, मे बी कोई इशू हो नेटवर्क का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, जो जो मेरी असाइनमेंट लेट हो रही है मेरे माइंड में था, बट वो मैं कोई बहाना वगैरह तो खैर नहीं बनाऊंगा। है मेरी सुस्ती और गफलत कि मेरे पास तो टाइम होता है रात का, लेकिन न्यू जॉब है, इस वजह से जो है ना वो थोड़ा टाइम मैनेज नहीं होता। वापस आता हूँ तो फिर थका हुआ होता हूँ, तो इस वजह से मेरे ना क्लासेस वगैरह भी जो है ना वो नहीं ले पा रहा। लेकिन मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना साइड पर भी, तो मैं आपके जो लेक्चर्स हैं और जो नोट्स वगैरह वो मैं सुन लेता हूँ। तो काफी हद तक मुझे चीजें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाती हैं। जो असाइनमेंट भी मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सेंड कर दूंगा। और ठीक है। बाकी जो चीजें मुझे ना समझ आई मैं अपने पास वो लिख रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे जो है ना वो पूछता रहूंगा। और आज से मैं इंशाल्लाह क्लासेस भी रेगुलरली लूंगा। पहले एक दो दिन मसरूफियात कुछ इस तरह की थी कि 7 से लेकर 9 10 बजे तक एक दो जरूरी काम थे, मैं रूम में भी नहीं होता था। तो ट्रैवलिंग और आसपास, तो इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले सका, इसके लिए मैं माजरत खाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम पर क्लास लूं। चलो, नो प्रॉब्लम। आप की स्केड्यूल मतलब रूटीन इस तरह की है कि आपको थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम हो रही है। बट ये है कि अभी कोर्स की आज हमारी लास्ट क्लास है। उसके बाद हमारा आईएसओ का कोर्स है और फिर फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड का है। तो वो कल हमारी क्लास नहीं होगी। फिर मंडे ट्यूसडे को होगी, वेनेसडे को नहीं होगी और थर्सडे को नहीं होगी, और फिर फ्राइडे को हमारी लास्ट जो हमारा जो है कोर्स को मुकम्मल करेंगे हम। तो जब बीच में जो गैप आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये है कि इसीलिए एलएमएस एक्सक्यूज मी, एलएमएस इसीलिए बनाया हुआ है कि आप लोग जो है ना वो चूंकि प्रोफेशनल्स हैं, अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं, प्रायोरिटी ज़ाहिर है जॉब को देनी होती है। और जॉब के साथ साथ लर्निंग करना भी एक थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि अगर लर्निंग का प्रोसेस कन्वीनियंट हो तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए इस प्रोसेस को मैंने कन्वीनियंट रखा हुआ है कि आप लोग जो है वो मतलब अपनी जॉब के साथ साथ अपनी लर्निंग को भी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आप की असाइनमेंट बिल्कुल अभी तक रहती है, तो नो प्रॉब्लम। आप जब इजी होता है आप बना के मुझे भेज दीजिएगा। क्योंकि ये होता है कि इसमें फिर अगर आप मतलब है कि जिन जिन का रिजल्ट कंप्लीट होता जाएगा उनके रिजल्ट मैं सेफ्टी काउंसिल में जमा करवाता जाऊंगा, फिर उनकी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता जाएगा। और जो जो लेट होते जाएंगे फिर वो उनकी सर्टिफिकेशन भी उतनी ही लेट होती जाएगी। ये इशू होता है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। बाकी इसका भी अभी एग्जाम जो है वो पोस्ट का भी इंशाल्लाह आज के बाद जो है वो मैं एलएमएस में अपलोड कर दूंगा। तो इसका एग्जाम भी आप अपने टाइम में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आप लिंक क्लिक करेंगे, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आएगा, उसके आंसर बॉक्स बना होगा, उसमें आप अपना आंसर लिखेंगे। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अपने माइंड के मुताबिक, अपनी सोच और अपनी स्टडी के मुताबिक उसके अंदर आंसर लिखना है। शॉर्ट आंसर लिखें, 3 4 5 लाइन का भी लिख दें, अगर वो उसमें मकसद पूरा हो जाए, उस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर है तो मैं उसको कंसीडर कर लूंगा। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे कि इंटरनेट से कहीं मतलब मेरे जो मटेरियल है उसमें से, तो पता तो चल जाता है। अब मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ तो मुझे एक एक वर्ड का मेरे पास सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो इंस्पेक्ट करते हैं राइटिंग को। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो ज़ाहिर ऐसी फील्ड में है। तो इसलिए आप लोग अपनी 3 लाइन का आंसर लिखें, 2 लाइन का लिखें। लेकिन अगर वो क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्ट्री है कि उसने उस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो रहा है, तो वेल वेल एंड गुड, मतलब उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आपने इसको समझ लिया है इस टॉपिक को। जो असेसमेंट होती है ना उसका मतलब ये होता है कि ट्रेनर ने जो एफर्ट की है
क्या वो लर्नर तक वो डिलीवर हुआ है मटेरियल या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उस असेसमेंट से ही हम अंदाजा लगाते हैं ना, जो आप रिस्पॉन्स करते हैं उसी से ही हमें पता लगता है। आप या फिर क्लास में जो आप पार्टिसिपेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे अंदाजा होता है। या फिर आप जो क्विजेज लेते हैं या मतलब टेस्ट में जो भी आप शो करते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये लर्नर जो है ना, इसने इतना सीखा है। क्योंकि ये एवेल्युएशन तो हर जगह पे जरूरी है ना। तो एवेल्युएशन हमने कल भी की, उससे पहले भी की। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की समझ लें कि मतलब एक कंक्लूजन है। जब हम सारी एफर्ट्स उससे पहले जितने भी हम कर रहे होते हैं, चाहे वो हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज को मॉनिटर मेजर कर रहे हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उन मतलब अपनी डिफरेंट किस्म की चेक लिस्टें बना के उनकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं एज ए मैनेजर ऑफ ओवर साइट, ठीक है ना। तो जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं तो फिर हमने एंड पे ये भी देखना होता है कि जो भी हमने एफर्ट्स की हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशंस की हैं, तो उसमें जब कोई डेंजरस सिचुएशन इमर्ज हुई है तो हमें उनको कंट्रोल भी करना है। मतलब कंट्रोल से मीन के उनको एलिमिनेट भी करना है। यही नहीं है कि सिर्फ बीमारी को पकड़ना बस जरूरी है, बीमारी को खत्म करना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है, ठीक है ना। तो ना सिर्फ हम डायग्नोज करते हैं उस प्रॉब्लम को, बल्कि उसका इलाज भी करते हैं, ठीक है ना। तो तब हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो कंप्लीट होती है। और ना सिर्फ उस इलाज को कंप्लीट करते हैं, बल्कि उसको फिर इलाज को भी रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि क्या हमारा जो इलाज है जो हमने किया है, जो हमने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किया है, क्या ये भी इफेक्टिव है या नहीं है। उसकी इफेक्टिवनेस के भी मैकेनिज्म्स हैं जो हम मतलब पढ़ते हैं, सीखते हैं इस हेल्थ सेफ्टी के अंदर। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है दैट इज हैजर्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूजिंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल। बेसिकली ये एक टूल है, ये एक मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक आपके पास पूरा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म है जिससे आप इलाज करते हैं अपनी प्रॉब्लम का। हेल्थ एंड सेफ्टी की जो इश्यूज होते हैं उनको डायग्नोज तो आप रिस्क असेसमेंट के थ्रू करते हैं, इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू करते हैं, और बहुत सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी, इंस्पेक्शंस के थ्रू करते हैं। जब आप डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर उसका इलाज आप इस हायरार्की ऑफ कंट्रोल के जरिए करते हैं। तो इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो जिंदगी आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसका पर्पस, थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट भी आपको ब्रीफ कर दिया। तो इसका द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू एजुकेट लर्नर्स ऑन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। ये जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं ये एक स्टेप बाय स्टेप here सिस्टमेटिक मेथड है टू प्रेजेंट द कंट्रोल्स, ठीक है ना। अब ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव हैजर्ड कंट्रोल मेजर्स इन द वर्कप्लेस। क्योंकि अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर ना हो इस हायरार्की ऑफ कंट्रोल की, तो फिर आप अगर डायग्नोज कर भी चुके हैं प्रॉब्लम को, इशू को आप डिग आउट कर भी चुके हैं, तब भी आप उसको अगर उसका इलाज नहीं कर पाते सही तरीके से, तो फिर आप नाकाम हो जाते हैं। मतलब अगर एक अच्छा डॉक्टर है, वो बीमारी की जड़ तक तो पहुंच जाता है, उसको पता चल जाता है कि बीमारी ये है, लेकिन अगर उसके पास उसका ट्रीटमेंट नहीं है तो उसको कामयाब डॉक्टर को नहीं कहा जा सकता ना। तो ट्रीटमेंट करने की भी अपनी एक साइंस है, ठीक है ना। तो उस ट्रीटमेंट की साइंस को हेल्थ एंड सेफ्टी में हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको अमूमन तो हमें पता होता है कि इसके ये स्टेप्स हैं, ये सिंपल, लेकिन इसके अंदर जो इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं उसको जानना भी बहुत जरूरी है कि ये किस मौके पे कौन सा कंट्रोल अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा पर्पस है आज की ट्रेनिंग का। इसको हम अकम्प्लिश करेंगे इंशाल्लाह आज की ट्रेनिंग में। इसके हम ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने कुछ सेट किए हुए हैं कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आज की जो है इसमें आप क्या अचीव करेंगे। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स को और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन कर सकें, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह कंप्लीटली। एंड देन आप जो ईच कंट्रोल मेजर का लेवल है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसके 5 स्टेप्स होते हैं, तो उनका जो ईच लेवल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो उस लेवल से जिसमें एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपीज हैं, तो उन हर लेवल की एक इफेक्टिवनेस होती है। तो उसको भी आप उसकी इफेक्टिवनेस को भी एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद।
उसके बाद आप मतलब है कि जो हैजर्ड आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनके मुताबिक आप उनके जो अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स हैं वो प्लेस करने के काबिल होंगे, क्योंकि जब आप पूरी हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी और उनकी तमाम टेक्निकल डिटेल्स को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू पुट द अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स। ठीक है। जनरली हमने प्रैक्टिस नहीं करनी होती, हमने ये देखना होता है कि समटाइम्स आप का एक कंट्रोल मेजर इफेक्टिव होता है, समटाइम एक से ज्यादा कंट्रोल मेजर्स आपको एक ही रिस्क को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करने पड़ते हैं, और जरूरी नहीं कि दो कंट्रोल मेजर, समटाइम आपको दो से ज्यादा भी कंट्रोल मेजर्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। तो जितना आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर अबूर होगा उतना ही बेहतर आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इश्यूज है उनका इलाज कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद आप ये जो पॉइंट 4 है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवेलुएट करना जो आपके कंट्रोल मेजर्स हैं, जो हियरार्की ऑफ कंट्रोल इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। ठीक है ना। तो मतलब उनकी वैल्यूएशन भी होती है, मतलब हर कंट्रोल मेजर्स की अपनी एक इफेक्टिवनेस होती है कि अगर आपने फर्स्ट करें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का कंट्रोल मेजर अप्लाई किया है वहाँ पे, तो आपने उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट भी करना होता है, चेक भी करना होता है कि जो कंट्रोल मेजर हमने प्लेस किया है, जिस रिस्क के लिए हमने इसको कंट्रोल करना चाह रहे थे, कि क्या वो वहाँ पे काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना। इसको इवेलुएट करना भी हमें आना चाहिए। उसके बाद आप कोलैबोरेट विद कोलीग्स टू इम्प्लीमेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल फॉर मैक्सिमम सेफ्टी। ये भी हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है आज की, कि मतलब हम डिफरेंट कोलीग्स के साथ जब हम देखते हैं, रिस्क असेसमेंट्स कर लेते हैं, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं, हम अपने कोलीग्स के साथ, हम अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके साथ डिस्कस भी करते हैं, और जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिस्कस भी करते हैं। क्योंकि अब जो मतलब मुतलका डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपको बेहतर मतलब है कि मशवरा दे सकते हैं कि हो सकता है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में कोई एक कंट्रोल मेजर इफेक्टिव हो, लेकिन उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी अपनी जो इनपुट आए उसके जरिए आपको पता चले कि मतलब जो आपका सजेस्टेड कंट्रोल मेजर है उससे बेहतर उनका सजेस्टेड कंट्रोल मेजर है, तो उसमें फिर कोलैबोरेशन से आप ये मकसद भी अचीव कर लेते हैं। मकसद ये होता है कि जो भी कंट्रोल मेजर आप अप्लाई करें वो मैक्सिमम आउटपुट दे आपको, यानी उससे वो रिस्क कंट्रोल हो। यानी अगर रिस्क किसी हैजर्ड का रिस्क जो है हाई लेवल पे है, आपने वहां पे कंट्रोल मेजर अप्लाई किए तो वो हाई लेवल का रिस्क डाउन होकर मीडियम पे आए, अगर मीडियम पे आए तो वो लो पे आए। अमूमी तौर पे तो हर कंट्रोल मेजर का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमम लेवल पे रखें। और पहले भी मैं आप इस चीज को बता चुका हूँ कि लेवल ऑफ रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। इनहेरेंट रिस्क जो है, हर चीज के अंदर अपना एक इनहेरेंट रिस्क है जो कि मौजूद होता है। सिर्फ हम ये करते हैं कि हम उस लेवल ऑफ रिस्क को, अगर वो हाई पे है, जो कि हम असेसमेंट से अंदाजा लगाते हैं, तो उसको हम ब्रेक डाउन करें टू दी डाउन लेवल, मतलब उसको हम मिनिमम लेवल पे लाएं। यही हेल्थ एंड सेफ्टी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उसके अंदर यही लिखा आता है कि ब्रिंग द रिस्क टू एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, मतलब उस रिस्क को नीचे लाएं जितना कि आप मुनासिब तौर पे उसको नीचे ला सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए ना। ये जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, दिस इज बेसिकली ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स। और तब जब आप एक एक कंट्रोल मेजर का अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर आप जब कंट्रोल मेजर्स प्लेस करते हैं तो फिर आप किसी भी ऑप्शन को वो आपसे चूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी आप चूज कर सकते हैं। मसलन आप जब ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो डॉक्टर के पास फिर वो मतलब है कि ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मूलेज होते हैं मेडिसिन के। ठीक है ना। अब वो ये देखता है कि अब वो डॉक्टर की चॉइस होती है कि वो कौन सा फार्मूला जो है किस मरीज के ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, तो उसमें से उसको चूज कर लेता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए तमाम फार्मूलों का, डॉक्टर को पता होता है, सारे फार्मूलों का पता होता है, और फिर वो उसमें से चूज वो करता है जो उस मरीज के लिए जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहा है और उसकी जो डायग्नोज हुई है
बीमारी, उसके मुताबिक वो फिर फार्मूला उसको देता है। इसी तरह ये भी मतलब ऑप्शंस हैं, एक मतलब मुख्तलिफ फार्मूले हैं, इनमें से जो भी इफेक्टिव फार्मूला है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। सो जितना बेसिकली हैजर्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे कि ये एक नॉर्मल बात है कि ये मतलब एक जो हैजर्ड प्रिवेंशन है, ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स का। जो मेन गोल है या आखिरी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमने जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना होता है। The primary goal is to identify and mitigate hazards to prevent injuries, illnesses, and fatalities in the workplace. This is achieved through a systematic approach known as the hierarchy of controls, which ranks control measures from most effective to least effective. मतलब ये जो hierarchy of controls है, इसमें जो कंट्रोल स्टेप्स होते हैं, ये इसको आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिव टू लीस्ट इफेक्टिव की तरह होते हैं। जो सबसे टॉप पे कंट्रोल मेजर होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जो उससे नीचे होता है उससे कम इफेक्टिव होता है, जो उससे नीचे होता है वो उससे भी कम इफेक्टिव होता है। तो इस तरह इनका जो है लेवल जो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होती है, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि ये वो कंट्रोल मेजर्स हैं जो कि सबसे एंड पे जाके इसके ऊपर सोचा जाता है। ठीक है ना, उससे पहले जो आपके पास ऑप्शन होते हैं उनके ऊपर वर्किंग की जाती है। और अच्छे सक्सेसफुल प्रोफेशनल वही होते हैं जो कि पीपीई तक बात बहुत कम आने देते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको पीपीई का यूज करना पड़ता है, लेकिन मैंने ये देखा है अमूमन लोगों के ज़हन में सिर्फ एक ही कंट्रोल मेजर अमूमन होता है, वो होता है कि पीपीई बस यार कहीं भी अगर डस्ट है तो मास्क पहनना है, कहीं भी अगर मतलब है कि कोई और इस तरह का मतलब हैजर्ड है फॉल फ्रॉम हाइट का या इस तरह का, तो हेलमेट पहनना है। तो ये जो है ना पीपीज, ये बिल्कुल लीस्ट इफेक्टिव होते हैं, सबसे एंड पे इनको सोचा जाता है। उससे पहले आप जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं उनके ऊपर अगर आपको ग्रिप है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आप ज्यादा अच्छे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उन्हीं के, मसलन मिसाल देता हूँ कि कोई डॉक्टर्स हैं, तो कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब आते ही जो है ना, वो कोई मरीज आया है हल्की फुल्की उसको सिम्टम्स हैं, आते ही उसको एंटीबायोटिक पे लगा देंगे, यानी जो आखिरी हल है वो सबसे पहले उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब वो क्या होता है, उससे उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है उस मरीज की। ठीक है ना, उस बेचारे को तो नहीं पता, वक्ती तौर पे उसको आराम तो आ जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसको उसका नुकसान होता है। ठीक है ना, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना वो हमेशा मतलब है कि लो डोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसकी जो इनहेरेंट मतलब इम्यूनिटी होती है उस मरीज की, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। टाइम भी लगे बेशक, उसको थोड़ी तकलीफ भी महसूस हो, सिम्टम्स भी है, दर्द सर दर्द है, नहीं आराम आ रहा बेशक, लेकिन वो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि यार 2-3 दिन इसको लगने दो, लेकिन इसको जरा आहिस्ता आहिस्ता इसको मतलब हम कंट्रोल करें। ये मतलब है कि अदर देन एंटीबायोटिक। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक तो आपके पास लास्ट पे कंट्रोल होता ही है, मतलब पीपीज तो आपके पास है ही है, लेकिन आप अगर मतलब एक सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप उससे ऊपर के जो कंट्रोल मेजर हैं जिनमें इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें। ठीक है ना, हमेशा मैं यही अपने लर्नर्स को एडवाइस करता हूँ कि जो पीपी का जेल में सबसे एंड पे लाए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ ये होता है कि पीपी का जो कंट्रोल मेजर वो सबसे ज्यादा पहले जेल में आता है, या सबसे पहले ये। अब उससे ऊपर कितने कंट्रोल मेजर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता हो कि ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और इनको हम अप्लाई करके कर सकते हैं। सो अगर हम इस हियरार्की ऑफ कंट्रोल को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से हम डिस्कस कर लें, तो क्या है जी, इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है, अब उससे पहले हम इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन भी कर लेते हैं। द हियरार्की ऑफ कंट्रोल इज ए मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड रैंक सेफगार्ड्स, मतलब सेफ गार्ड्स लगाने हैं, मतलब उस इशू को आपने रिजॉल्व करना है, प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम हैजर्ड्स। इट इज अरेंज्ड फ्रॉम द मोस्ट टू द लीस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूड्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो सबसे पहला ऑप्शन होता है जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल में ये होता है। ठीक है ना, तो अगर एलिमिनेशन पॉसिबल है, बहुत सारी चीजों पे एलिमिनेशन पॉसिबल होती है। अगर आपने कोई इशू हाईलाइट किया है, आइडेंटिफाई किया है, तो बहुत सारी जगहों पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको मुकम्मल उस हैजर्ड को एलिमिनेट कर दें वहां से। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर
आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, इलिमिनेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर यहीं पे सारी मिसालें दूंगा तो फिर हम एक एक कैटेगरी को अलग से भी डिस्कस करेंगे। इलिमिनेशन हमारे पास पहला ऑप्शन होता है जो मोस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद जो सेकंड इफेक्टिव हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी एक कंट्रोल मेजर है जिसको हम अप्लाई करते हैं अपनी वर्क सेटिंग के अंदर, अपने इशू को कंट्रोल करते हैं। शेयर दी नोट आल्सो फॉर लास्ट 3 क्लास। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह सारा कुछ शेयर हो जाएगा। तो इस तरह मतलब सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है कंट्रोल मेजर का दैट इज इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। अब ये देखें ना, आप के पास कितने ऑप्शंस पहले मौजूद हैं। आप अगर मतलब अगर जाते ही आपने पहली ही बारी में आप आखिरी कंट्रोल पे चले गए हैं जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव कंट्रोल में ये कहते हैं, और ऊपर वाले कंट्रोल में ये आपने बाईपास कर दी है, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल कंसीडर नहीं हो। ठीक है ना, इसलिए एक एक कंट्रोल मेजर का एक एक जो ट्रीटमेंट फार्मूला है उसका आपको पता होना चाहिए अगर आपने एक अच्छा डॉक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी का एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है। ठीक है, तो हम एक एक कैटेगरी को डिफाइन भी करेंगे, उसकी मतलब एग्जांपल्स भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो ये 5 फार्मूले होते हैं हमारे पास, 5 ऑप्शंस होते हैं जिनके जरिए हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज को कंट्रोल करते हैं, जो रिस्क होते हैं उनको हम लो लेवल पे लेकर आते हैं। अब इसमें ये भी होता है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि समटाइम्स आप को अगर पांचों के पांचों फार्मूले अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंडिंग है तो फिर जरूरी नहीं है कि कोई रिस्क जो है किसी एक फार्मूले से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा फार्मूले उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहां पे आप पीपीज भी अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, एट वन टाइम 3 भी कर सकते हैं। लेकिन वो तब करेंगे आप जब आपको इन सारे कंट्रोल मेजर्स को का अच्छी तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो इसको आगे चलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन तमाम ये जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल के ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के, हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज के, उसको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्या होती है जी? इलिमिनेशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग द हैजर्ड इंटायरली। ठीक है, मतलब आप उस हैजर्ड को ऑल टुगेदर वहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? मसलन एंडिंग द यूज ऑफ हैजर्डियस मटेरियल। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि कहीं पे कोई हैजर्डियस मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है ना, और आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको वहां से मुकम्मल तौर पे हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप उसको सबसे पहला चॉइस आपके पास ये है कि उसको खत्म कर दें। मिसाल के तौर पे आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है, ठीक है, वहां पे सीमेंट की बोरियां आ रही हैं। ठीक है, और वो आपने मजदूर रखे हुए हैं, वो बोरियां जो है वो आपके मजदूर अपने कंधों पे लाद के तो वहां पे आपके जहाँ पे डंप करनी है स्टोरेज में वहां पे रखते हैं। अब ये एक हैजर्ड है, अब मतलब मैनुअल हैंडलिंग की हैजर्ड है, तो उस अर्गोनॉमिक हैजर्ड भी उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि काफी भारी होती है। आप उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं उस हैजर्ड को? कि आप वहां पे कोई ट्रॉली ले आए, मतलब कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट ले आए कि उनको वो उठाने की, बोरी उठाने की जरूरत ना पड़े। तो इससे इसको कहते हैं इलिमिनेशन। मतलब आपने उस हैजर्ड को वहां से ऑल टुगेदर, यानी मैनुअल हैंडलिंग का हैजर्ड ही आपने वहां से खत्म कर दिया। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। और अगर इसकी एग्जांपल लें, परफॉर्मिंग वर्क एट ग्राउंड लेवल रादर देन एट हाइट। मतलब अगर आपने कोई काम जो है वो हाइट पे करना है, हाइट पे आपको करने की जरूरत है, लेकिन आप किसी तरह वो हाइट पे करने की बजाय उस काम को ग्राउंड से कर ले। ठीक है ना, मतलब कोई आपके पास कोई ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव इक्विपमेंट हो। मसलन अगर एक बंदे ने सीढ़ी लगा के जो है वो लाइट टांगनी है या पंखा टांगना है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी बजाय अगर उनके पास कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट हो, ठीक है, कोई लिफ्ट शिफ्ट हो जिसके जरिए वो ऊपर ये काम किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पे रह के, तो ये ज्यादा बेहतर उसका इलाज होता है। स्टॉप द यूज ऑफ द नॉइजी प्रोसेसेस। इसी तरह मतलब अगर कहीं पे कोई ऐसी नॉइज जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे आप अगर कोई सोर्स है नॉइज जो जनरेट कर रहा है, अगर उस सोर्स को वहां से हटा सकते हैं, ठीक है ना,
तो आप मसलन मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में जो है वो ट्रक आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, लोडिंग अनलोडिंग वाले, अब वो चलता छोड़ गए हैं, ड्राइवर जो है वो जब तक चलते रहेंगे शोर शराबा होता रहेगा। तो आप उनको वहां पे मतलब है कि उनको सख्ती से कह सकते हैं कि भाई आप जाते हुए इनको ऑफ कर जाएं, मतलब उन ट्रक्स को ऑफ कर दें ताकि इनका शोर ना हो। तो मतलब उन उस हैजर्ड को आप वहां से आप रिमूव कर सकते हैं, मतलब या उनको किसी दूसरी जगह पे पार्क करवा सकते हैं। तो इस तरह एलिमिनेशन जो है ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव हमारा कंट्रोल मेजर होता है। Elimination is the most effective control measures because it completely removes the hazard। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा जो फॉर्मूला है कंट्रोल करने का अपने इश्यूज को, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ये भी बड़ा इफेक्टिव कंट्रोल है और सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी वाला कंट्रोल मेजर है। सब्स्टिट्यूशन क्या है बेसिकली? The substitution means replacing a hazardous material or process with a less hazardous one। ठीक है ना, मतलब एक कोई आप कोई ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जो जिसमें रिस्क ज्यादा है, आप उसकी जगह पे कोई कम रिस्क वाला जो है वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्विचिंग टू ए लेस हेजरियस मटेरियल, मतलब लेस हेजरियस कोई आप पेंट यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप पेंट कर रहे हैं और पेंट एक ऐसा लो क्वालिटी का पेंट आप ले आए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हेजरियसनेस ज्यादा है और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्यादा हेजरियस है। आप उसकी जगह पे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला मतलब पेंट ले आए और जिसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो लेस हेजरियस हो, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसके अलावा आप स्विचिंग टू ए प्रोसेस दैट यूजेस लेस फोर्स, स्पीड, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल करंट। मिसाल के तौर पे आप देखें जहाँ पे आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी जगह पे आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, मतलब अपने कम हेजरियस जो है वो उसको यूज कर सकते हैं प्रोसेस को। कहीं पे अगर कोई ज्यादा फोर्स लग रही है उससे कम फोर्स वाली कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो कर लें। कम स्पीड वाली कोई मशीन अवेलेबल है उसको आप कंसीडर कर लें। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है और वो वहाँ पे वो एक्टिविटी आपने करनी है, अगर उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसी एक्टिविटी को किसी कम टेम्परेचर वाले एरिया में, मतलब आप धूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बजाय आप वो छांव में कर लें, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती है बहुत सा, लेकिन ये सारी नॉलेज बेस्ड होती है ना, जितना आपको उस रिस्क का नॉलेज होगा उसकी डिटेल आप अंडरस्टैंड करेंगे, उस हिसाब से फिर आप कंट्रोल मेजर जो है वो प्लेस करने के काबिल होंगे। लेकिन सारे फॉर्मूले पता होंगे तभी आपको इफेक्टिव कंट्रोल प्लेस कर सकेंगे। सब्स्टिट्यूशन इज द नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स आफ्टर एलिमिनेशन, ठीक है जी। एलिमिनेशन के बाद जो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है दैट इज सब्स्टिट्यूशन। जी आपके जहन में सब्स्टिट्यूशन के बारे में हैदर अली और क्या पॉइंट आता है कि हम सब्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं? मसलन अगर कोई मिसाल के तौर पे आप अपनी वर्क प्लेस के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आप देखते हैं कि कहीं पे मतलब कोई ज्यादा हैजर्ड है, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन किस तरह का, मसलन जेनिटोरियल वर्क है, ये जो केमिकल्स यूज करते हैं आप मतलब है कि सफाई वगैरह के लिए, फ्लोरिंग के लिए, ये वो, इसको आप सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं जी? सर ऐसे मटेरियल्स यूज कर सकते हैं हम जिससे लेस एक्सपोजर हो हमें, या फिर हम उस एग्जैक्ट केमिकल को किसी रेलेवेंट केमिकल से रिप्लेस भी कर सकते हैं जो लेस हैजर्डियस हो। यस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अमूमी तौर पे यही होता है ना, आप देखें ना, मिसाल इसकी बड़ी आम सी मिसालें मौजूद है कि एक आप ये फ्लोरिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, या आप किचन वगैरह की क्लीनिंग के लिए आप एसिड का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक एसिड आते हैं बड़े सस्ते से होते हैं वो, ठीक है ना, और वो आप जब डालते हैं उस फ्लोर के ऊपर तो एकदम इतने ज्यादा फ्यूम्स निकलते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, ज्यादा हेजर्डियस होते हैं। आप उनकी जगह पे जो ये जो अच्छी ब्रांडेड